एआई या ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, कोडिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जेमिनाई या चैट जीपीटी। आई वुड गो फॉर, आपको एक अनदर ऑप्शन भी ऐड करना चाहिए, क्लॉड। जो बंदा घर पे बैठ के एआई से सीख रहा है वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, और इंट्रोवर्ट बंदे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को। एआई की नॉलेज किस एज से स्टार्ट हो जानी चाहिए या किस क्लास से, कि आफ्टर स्कूल या इन स्कूल? अगर आपको वीडियोस में करना है तो आप क्लिंग एआई यूज़ करिए, आपको रिसर्च करनी है आप नोटबुक एलएम यूज़ करिए, ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं आप नोटबुक एलएम यूज़ करिए, आपको जनरल रिसर्च करनी है, बेसिक मेलिंग वगैरह करानी है आप क्लाउड यूज़ करिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए आप क्लाउड यूज़ करिए। जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं कि उसका डिमोलिश होना तय रहता है। एआई आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो कोडिंग की इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी? हाँ, ये डेफिनेट है। हेलो एवरीवन, आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट भाग रही है, जिसकी शुरुआत यदि हम देखें तो हमारे शास्त्रों से हुई, वेदों से हुई, और वेदों से वो आगे बढ़कर तख्ती पर आ गई, तख्ती से वो ब्लैक बोर्ड पर आ गई, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पर आ गई, और व्हाइट बोर्ड से आगे चलकर वो कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली। और कंप्यूटर के बाद एक नया सेक्टर आया, आईटी सेक्टर, जिसने बच्चों के हाथ में टैब दे दिया, कंपनीज के कॉर्पोरेट के हाथ में टैब दे दिया, और उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी और एक नया पूरे वर्ल्ड में जिसने वाइब्रेशन क्रिएट कर रखी है वो आया एआई। और जो हर इंसान के मुंह पर आज एक ही चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर और एआई के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और इससे वर्ल्ड में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर द फ्यूचर। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ सिंह तोमर, जो रिगेलमा कंपनी के ऑनर हैं, और इन्होंने 1000 स्कूल के साथ अपना टाई अप भी किया हुआ है। उनके यहां अपने सॉफ्टवेयर रन भी कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग भी करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट भी करते हैं, और इनका आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, आपने मेरे को इस टॉपिक के लिए यहाँ पे बुलाया, आपने मेरे को समझा कि मैं शायद इस टॉपिक पे आपके व्यूअर्स को कुछ बोल सकूं, तो थैंक यू फॉर दिस। आज आपका हमें यहाँ पर सर बुलाने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि हमारे व्यूअर्स, जो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आईटी सेक्टर वर्सेस आजकल जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है, उसके बारे में यूथ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने आपको आज यहाँ पर इनवाइट किया है कि आप इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो हमारी दूर हो सके। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए कि आईटी सेक्टर और एआई के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं, वो एआई का ही, आईटी का ही इंटीग्रल पार्ट है। वो एक सब सिस्टम है। जैसे आईटी के अंदर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फील्ड आता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपका क्लाउड इंजीनियरिंग हो गया, आपका नेटवर्किंग हो गया, आपकी ईसी हो गई, ये सारा का सारा आपका आईटी के अंदर आ जाता है, और उसी का एक सब पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग करके देखना या वर्सेस करके देखना यहाँ पर ठीक नहीं है। सर, मेरा सबसे पहले, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके माइंड में आफ्टर 12th क्या चीज़ आई जो आपने आईटी सेक्टर को चूज़ किया? सर, एक्चुअल में जब 2011 में मैंने अपना 12th पास किया जी, तो उसके बाद बीटेक का ऑप्शन था मेरे पास। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। मैकेनिकल बहुत ज़्यादा हाइप पर थी, मैकेनिकल सेक्टर मैकेनिकल बहुत ज़्यादा हाइप पर था। पर मेरे को ये था कि अगर जिस तरफ क्राउड बहुत ज़्यादा जाता है ना सर, वहाँ पे उस ट्रेड का पतन हो जाता है। ओके। और आईटी उस टाइम फ्लरिशिंग था, तो मैंने कहा मैं अपने लिए एक ऐसा करियर चुनूँ जो आने वाले टाइम के लिए हो, करंट में ना हो। तो मैंने उस टाइम आईटी चूज़ किया, और बाय द टाइम मैं 15 में ग्रेजुएट होकर निकला हूँ तो आईटी वाज ऑन बूम। तो आपका आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, यदि मैं बात करूँ? इंटरेस्ट तो डेफिनेटली था, इसलिए चूज़ किया। ओके। इंटरेस्ट डेफिनेटली था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कैलकुलेटिव भी था। सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे किसी डिसीजन को लेना वो ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जाके परफॉर्म भी करना होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जॉब करना है या कोई बिजनेस करना है उस चीज़ को लेके। आप जो अपनी डिग्री में करते हो वो आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं हो चीज़ों को लेके, लोग तो ऐसे भी हैं जो बीटेक करते हैं और फिर थिएटर में चले जाते हैं। पॉइंट है। पैशन तो अपनी जगह है, लेकिन जब आप करियर चूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए कि आने वाले टाइम में इस करियर का क्या प्रेजेंस है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आज एआई को ही लेते हैं,
एआई का अपकमिंग फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो आज एआई को पकड़ेंगे वो कल को जाके फ्लरिश होंगे। अब आज की डेट में आप कोडिंग सीखने बैठोगे फ्रॉम बेसिक्स और उसको एंड तक लेके जाना चाहोगे तो वो ज़रूरत ही नहीं है। एआई आपके लिए कोड लिख के देता है, आपको कोड बस समझ में आना चाहिए। मेरा सर क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनके लिए आईटी फील्ड कितना रिलेवेंट है? यदि हम आईटी फील्ड की बात करें या एआई की बात करें, तो इसमें आपका क्या सजेशन रहेगा? इसमें तो सबसे पहले तो देखो, मेरे को यही देखना है कि जब भी मेरे को अपना करियर सेलेक्ट करना है तो 10th के बाद हमारे पास एक पहला ऑप्शन आता है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, मुझे कॉमर्स करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, बीएससी करनी है, ठीक है, या मेरे को मेडिकल करना है। अब एआई का अगर आप रेलेवेंस देखो तो हर जगह है। आपको ह्यूमैनिटी करनी है तो आपके पास एआई में अबंडेंस है सोर्स का, इन्फॉर्मेशन का। आप कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपको टीचर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली एआई से पूछ सकते हो। वो आपको ह्यूमैनिटीज़ हो गया, आपका आर्ट्स कहते हैं जिसको, जी, ठीक है, वो आप उससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल किसी वॉर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, हिस्ट्री का टॉपिक है, आपने उसको डिटेल में पढ़ लिया। कोई जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में आपको पढ़ना है, आपने वहाँ से पढ़ लिया। सेम कॉन्सेप्ट आपका उसमें चला जाता है, कॉमर्स में चला जाता है। तो एआई को एज अ नेसेसिटी टूल की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। अब आया करियर पर्सपेक्टिव कि मेरा करियर क्या है, कि भाई मैं एआई और आईटी में ही करियर चुनूँ, ऐसा नहीं है। अपॉन योर सिलेक्शन आप 10th के बाद क्या लेते हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन है कि आपको आईटी की तरफ एक बार देखना ज़रूर चाहिए। तो आप जैसे आपने कहा कि आईटी जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं कि उसका डिमोलिश होना तय रहता है। बट आज के टाइम पर हर कोई आईटी की साइड जा रहा है, कंप्यूटर साइंस की साइड जा रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं आगे साइड इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, आईटी एक वर्ड है, इसके अंदर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जैसे आईटी के अंदर ही आपका क्लाउड आर्किटेक्ट आता है, क्लाउड का चलता है, डेटा सेंटर्स का चलता है, नेटवर्किंग का चलता है, साइबर सिक्योरिटी है। वेब इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है तो आपको साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। साइबर सिक्योरिटी का हो गया, क्रिप्टो का हो गया, टोकन्स का हो गया, मोस्टली आप ये कह मतलब रहे हैं बहुत कि सारी ट्रेड्स हैं। आईटी के अंदर ही बहुत सारी ट्रेड्स हैं, आप उसमें जाके फ्लरिश कर सकते हो। और आईटी अभी इवॉल्व कर रहा है, आईटी इज़ नॉट डाइंग, आईटी अभी डाई होने वाला नहीं है, इट इज़ इवॉल्विंग। और एआई का भी स्टार्टिंग है। एआई का तो हमने अभी 5% 10% भी नहीं देखा है। एआई जो आने वाले टाइम में आपके लिए करेगा वो आपकी डेली नेसेसिटी हो जाएगी। जैसे हम आज के डेट में फ़ोन्स यूज़ करते हैं, अब फ़ोन्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है, हम उनको एक्सेस कर रहे हैं, वो हमारी डे टू डे पार्ट का लाइफ बन गया है। एआई आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो कोडिंग की इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी? हाँ, ये डेफिनेट है। कोडिंग की इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी, कोडिंग का वे बदल जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग जब अपने टाइम पे बीटेक करते थे तो हम सिंटेक्सिस याद करते थे, लॉजिक्स को याद करते थे, लूप्स को याद करते थे, कंडीशंस को याद करते थे। और जब कोड लिख रहे होते थे हमें एक बेसिक प्रैक्टिस यूज़ करनी पड़ती थी उस कोड को लिखने के लिए। तब वो प्रोग्राम रन करता था, वेब पर हो, बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, कोई भी हो। लेकिन अब एआई के एंड पे क्या है कि अब लैक्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हो जाता है, तो उसमें आपका टाइम लगा। मेरे को भाई 1 लाख लाइनें लिखनी है, आप खुद सोच के देखिए, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो सॉफ्टवेयर डिलीवर करने में आपको जो 3 महीने 4 महीने लगते थे, लेकिन आज की डेट में आपके पास एआई है, आपने उसको प्रॉम्प्ट किया कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए और मैं ये चीज़ें बिल्ड करना चाहता हूँ। आपने उसको प्रॉम्प्ट किया और उसने आपका लेबर वर्क 10 मिनट में करके रख दिया आपके लिए। द थिंग इज़ टू वेरीफाई। अब आपको बस उस कोड को वेरीफाई करना है और आपको इतना आना चाहिए कि आप उसकी डिबगिंग कर सकें। डिबगिंग इज कि अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई बग क्रिएट हो रहा है तो आप एटलीस्ट उसको रेप्लिकेट कर सकें और उसको फिक्स कर सकें अपने एंड पे। एआई ने आईटी सेक्टर को थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया है क्या? हाँ, थ्रेट थ्रेट तो मैं नहीं कहूँगा। थ्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इवॉल्व नहीं होना चाहते। ओके, देखिए सर, एआई कभी किसी का जॉब लेने नहीं आया है। कभी भी कोई नया इन्वेंशन होता है ना, तो हर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम उससे पहले डरना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर आया, सबकी जॉब चली जाएगी, कोई मशीन आई, सबकी जॉब चली जाएगी। हर जगह यही हाल है। मैकेनिकल सेक्टर में कोई मशीन आई, सीएनसीज आई थी, तो जो लेबर्स था उनको लगने लगा कि हमारी जॉब चली। हाँ, लेथ मशीन आई थी, लेथ मशीन का एक इन्वेंशन था। हर चीज़ अपने आप में इन्वेंशन है और वो ह्यूमन की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। पॉइंट इज़ आपको उसको यूज़ कैसे करना है। जो बंदे यूज़ नहीं करना चाहते, अपने आप को अपग्रेड नहीं होना चाहते, तो उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लेकिन जो अपग्रेड होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। जहाँ वो एक दिन में अपना काम कर पाते थे वो 1 घंटे में कर पाएंगे।
आप ये लगा लीजिए प्रोडक्शन किस लेवल पे इंक्रीज हो सकता है। एआई जो है वो फास्टिंग है, मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा, उसको इफेक्टिवली आप यूज़ करिए। तो इसमें मेरा एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि एआई आईटी को रिप्लेस कर देगा क्या? नहीं नहीं सर, मैंने आपको वही बताया, एआई इज सब पार्ट, वो एक थिंकिंग सिस्टम है, वो आपके लिए बस चीज़ों को तेज़ करेगा, फास्ट करेगा। जैसे एक्सेसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल पहले हम यूज़ करते थे टॉर्च, कैलकुलेटर्स, फ़ोन करने के लिए फ़ोन यूज़ करेंगे, मैसेजेस के लिए डायरी रखते थे, तार भेजते थे। आपने भी कहा कि अब वो इंटीग्रेट हो गया, आपको एक फ़ोन में मिल गया, तो कैलकुलेटर खत्म हो गया ना। कैलकुलेटर खत्म हो गया। हाँ, लेकिन आज की डेट में कैलकुलेटर सिस्टम में आ गया। पर कैलकुलेटर तो खत्म हो गया सर जनरल कैलकुलेटर तो बिल्ड हो ही रहा है। देखो आपको जो साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए वो तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन जनरल जो पब्लिक है उसके लिए वो ठीक है, वो सॉफ्टवेयर लेवल पे आ गया। एक बिजनेस एक जगह से शिफ्ट हो गया, दूसरे लोगों को मिल गया। दूसरे इनिशियली भी तो वो प्रोग्राम ही था, एक हार्डवेयर बॉडी के अंदर हम उसको फिट करके दे देते थे, एक स्क्रीन लगा के। आज की डेट में हम वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर देते हैं। अब एआई से It यदि evolved. कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहे एआई के थ्रू, जस्ट लाइक चैट जीपीटी होता है, जेमिनाई, सबके अपने अपने अलग अलग टूल्स हैं, और उसके थ्रू यदि कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहे तो वो बना सकता है क्या? जनरल सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स ओके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एआई। हालांकि मैं क्लॉड यूज़ करता हूँ, क्लॉड इज़ वेरी गुड इन कोडिंग, ओके, बहुत अच्छे कोड लिखता है, मेथोडोलॉजीज बड़ी अच्छी यूज़ करता है, आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, एक रीडेबल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अंदर। पॉइंट इज़ कि बहुत ज़्यादा बग्स भी क्रिएट होते हैं। अब क्या होता है, आप जब उस कोड को अपने गेट में पोस्ट करेंगे, आप जो रिपोजिटरीज होती हैं उसमें पोस्ट करेंगे उसको, और उसके बाद जब उसको आप रन करेंगे कोड को, तो उसमें आपको एक शायद वन टाइम में लगा कि यूआई पे सब सही चल रहा है, लेकिन जैसे आपने कस्टमर रेफरेंस के लिए उसको रिलीज़ किया, आपके पास बग्स आ गए। अब आपको रिलीज़ करने के बाद आपको पता नहीं कौन सी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट है। एंड कस्टमर को बग मिल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि यदि कोई बच्चा एआई के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर बनाता है और उसे अभी आईटी की सेक्टर की कोडिंग की नॉलेज नहीं है, हाँ, और उसने वो सॉफ्टवेयर बना दिया, यदि सॉफ्टवेयर में कोई बग्स आ गया, मतलब कहीं रुकावट आ गई, तो वो उस चीज़ को शॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। नहीं एआई सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन आपका एक फेस चला गया ना, आपने उसको रिलीज़ कर दिया, फिर आपने उसको उठाया, फिर आपने उसको एआई में डाला, वो क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा वो आपको पता नहीं चल रहा है। फिक्स कर देगा एआई, फिक्स कर देगा। डेफिनेटली फिक्स कर फिर देगा। तो सर आईटी सेक्टर को खा सकता है एआई, यदि ऐसा पॉसिबल है। कोडिंग के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ भाई कोडिंग को ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सर इंजीनियर्स भी तो स्मार्ट है, सबसे बड़े एआई ऑप्टर्स भी तो इंजीनियर्स ही हैं। जो एआई सबसे ज़्यादा ऑप्ट हुआ, जैसे इंडियन मार्केट में एआई इतना ज़्यादा चल रहा है, वो चल भी उन्हीं के ले रहा है जो सीएस इंजीनियर्स हैं, कोडिंग इंजीनियर्स सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं अपने कोडिंग के लिए, तो उनका काम अच्छा आसान हो रहा है। जो स्कूल में बच्चे हैं या कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, वो आईटी सेक्टर में क्यों जाना चाहेंगे? उन्हें तो ये लगेगा कि मैं आफ्टर 12th अपना एआई कर लेता हूँ, हाँ, तो और AI करिए, सबसे बेस्ट है। वो सर क्यों देखिए, पढ़ना क्यों चाहेंगे? पॉइंट इज कि सबसे पहले ऑफरिंग होनी चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन के तरफ हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि जो पुराने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स हैं वो करंट सिनेरियो में फिट ही नहीं होते। स्कूल्स का अगर मैं आपको सिनेरियो बोलूँ, स्कूल तो प्रिपेयर ही स्टूडेंट्स को ऐसे वर्ल्ड के लिए कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक सिलेबस पढ़ाएंगे पूरे साल में, ठीक है, उसी को रटाएंगे, रटाने के बाद एक एग्ज़ाम लेंगे फाइनल ईयर में, अपने सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब किसी को वो क्वेश्चन आते हो ना आते हो, एक प्रोबेबिलिटी का केस हो गया, ठीक है, एक 90%, 70%, 80% बच्चे को डिक्लेयर कर देंगे और उसको बोल देंगे आपका बच्चे का ये है। यहाँ पे इंटेलिजेंस रही कहाँ? हम एआई की बात कर रहे हैं। जैसे स्कूल्स में मैं विज़िट करता हूँ, काफ़ी स्कूल्स में विज़िट करता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में आज की डेट में भी कंप्यूटर क्लासेस के नाम पे पेंट पढ़ाया जाता है। इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं बहुत वेलकम करता हूँ। कर रहे हैं आईटी सेक्टर को, एआई को भी अब। सर इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। हाँ, एनईपी आए हुए बहुत टाइम हो गया, वो आज तक भी स्कूलों में ढंग से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, इसमें टीचिंग स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। पॉइंट इज़ कि करेक्ट डायरेक्टिव्स नहीं है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराना है। मल्टीपल कंपनीज़ हैं, वो अपना अपना ऑफ़र करती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे डिलीवर करते हैं, बहुत सारे डिलीवर नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब अच्छा, बेसिकली जो आप बता रहे हैं कि
स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है ऊपर की गाइडलाइंस तो आ रहे हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर बहुत तरीके प्रॉब्लम से। है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और है। इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से बच्चे उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते हाँ। और उससे वो कहीं ना कहीं पीछे लॉस रह फील जाते, करते हैं, और यही हमारा गैप है एजुकेशन सिस्टम में। आप खुद देखिए, एजुकेशन सिस्टम में अभी भी चीज़ें इवॉल्व नहीं हुई हैं। हम लोग लैब्स के बारे में बात नहीं करते, हम लोग कभी भी कोई डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों को नहीं कराते। फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। 11th का एक टॉपिक होता है रेन प्रॉब्लम। ठीक है, आप किसी भी स्पीड से जा रहे हो और आपको रेन ऐसा महसूस होगा आगे से आ रही है, एक प्रॉब्लम है, फिजिक्स का फिनोमिना है। बिल्कुल। उसका एक डेरिवेशन आपको याद करवा दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, उसका रियल टाइम एप्लीकेशन आपको, बच्चों के अंदर आपने क्यूरियोसिटी जगाई कहाँ? Practical learning नहीं है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। वो बस लेट पे रह जाता है। हाँ, बच्चों ने खेलते थे, जैसे बचपन में आप भी खेलते होगे कि हम बाल्टी होती थी उसके अंदर ऐसे हाथ सोल करते थे, बिल्कुल बिल्कुल तो एक सोलिंग मोशन बन जाता था, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। पॉइंट है। अब बच्चे के अंदर वो क्यूरियोसिटी ही नहीं है, या वो आउट ऑफ फेयर नहीं है कि वो क्लास में आके पूछ सके कि मैम ये कैसे हुआ, क्योंकि उसको अपने सिलेबस से मतलब है। वो जाएगा, उसको मार्क्स मिलेंगे उसके सिलेबस पे, उसको 80-90% मिलेगा उसके सिलेबस पे, जो 80-90% उसके कभी काम आने वाली ही नहीं है। हमें आने वाले टाइम में स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सजेस्ट भी करता हूँ अपने जो पैनल्ड स्कूल्स हैं कि आप लैब्स यूज़ करिए, मैकेनिकल लैब लगाइए, आप एआई का लैब लगाइए, आप आईटी का लैब लगाइए, जहाँ पे बच्चा एक्सपोजर तो हो, चीज़ें हैं क्या। 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 इंजन होते हैं, स्कूटी का इंजन होता है, आप उसको दिखाओ कि ये इंजन ऐसे काम करता है, वो फिजिक्स में अपने आप लिख देगा। 11th ग्रेड का स्टूडेंट है, इंग्लिश आपने उसको पढ़ा दी, आपने उसको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लिख के तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको उसके मार्क्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और मार्क्स ना किसी भी बच्चे का टेस्टमेंट नहीं है वो इंटेलिजेंट है या नहीं। पॉइंट है बिल्कुल। इसमें हम दोबारा उस पर आते हैं कि फ्यूचर में जो ज़्यादा डिमांड रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है? कोडर्स की रहने वाली है या एआई ऑपरेटर्स की रहने वाली है? आई वुड गो विद बोथ। ओके। ठीक है, दोनों का ही होगा, एक इंटीग्रेशन करके। आने वाले जो टर्म आएगा वो एआई इंजीनियर करके आएगा। कोडर्स जैसा टर्म ही शायद मार्केट से आउट हो जाए, वो एआई इंजीनियर्स होंगे। वो किस टर्म में अपने आप को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोडिंग के लिए यूज़ करा जा रहा है। इंजीनियर है, वो कोडिंग करता है, वो एआई का यूज़ करता है, ही इज़ यूजिंग एआई फॉर हिज वर्क। मैं एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि आफ्टर 12th बच्चे ने स्कूल पास किया, ठीक है, 2 सिनेरियो हैं। एक कॉलेज में जाता है और आईटी सेक्टर सीएस लेता है, अपना कंप्यूटर साइंस लेता है और वहाँ अपना कोडिंग सीख रहा है वो। एक बच्चा है जो कॉलेज नहीं जा रहा और वो एआई से अपना जितनी नॉलेज ले सकता है, जितने भी एआई के टूल्स हैं सबको यूज़ कर रहा है, उसी से ही अपने सॉफ्टवेयर बना रहा है, मतलब वो प्रॉपर उससे नॉलेज ले रहा है विदाउट एनी कॉलेज। दोनों में से सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा किस बच्चे की होने वाली है? जो कॉलेज जा रहा है। जो कॉलेज जा रहा है। ओके, पॉइंट मैं बताता हूँ इसमें कॉलेज जा रहा है, क्योंकि जो आपका सेकंड चाइल्ड है, जो आप एग्जांपल दे रहे हो दूसरे चाइल्ड का, उसकी सारी लर्निंग सिर्फ एआई के थ्रू हो रही है। उसके पास ग्राउंड रियलिटी नहीं है। जो बच्चा कॉलेज जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं जाता है, एक सोसाइटी, वो वहाँ पे जाके एक्सपोज होता है, एक सोसाइटी से एक्सपोजर मिलता है, बॉन्डिंग्स होती हैं, नेटवर्क होता है। नेटवर्क आपको एआई नहीं दे सकता। बट आज जो टाइम है वो वर्क फ्रॉम होम का है। डेफिनेट है सर। ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम में केवल उसकी नॉलेज उसके काम आती है, और जो एआई वाला बंदा है उसने नॉलेज बहुत ज़्यादा कैच करी हुई है, और कॉलेज वाले बच्चे ने केवल डिग्री एक उसके हाथ में है कि उसने सीएस की डिग्री ले ली है, बीटेक की डिग्री होल्ड कर ली है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आप आज सिनेरियो भी देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है। आज अभी जो एक बच्चा था अराउंड 14 ईयर्स का, उसने अपनी एआई की एक कंपनी जनरेट कर दी। हाँ, तो इसके बारे में मेरा थोड़ा सा कंसर्न है कि इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये तो ऐसा हो गया कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा एआई को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड एक्सेस हुआ है इन्फॉर्मेशन का। एक बंदा है थोड़ा एक्सपोज्ड है, उसके पास बीटेक की डिग्री है, तो वो भी कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, 4 साल वेस्ट तो नहीं किया होगा। जिसने वेस्ट किया होगा उसके लिए तो खैर क्या ही बात करनी है। तो अगर उसने भी कुछ किया है और उसने भी कुछ किया है, तो मेरा फिर भी ये रहेगा कि जो बंदा मार्केट में एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि देखो एआई आपको देगा सिस्टम ड्रिवन और डेटा ड्रिवन चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं देगा। आप ठीक है, हम मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, लेकिन जो बंदा घर पे बैठ के एआई से सीख रहा है वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, और इंट्रोवर्ट बंदे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को। मोस्टली आपका जो कहने का है कि उसका बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगा, वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। जो बाहर है, कॉलेज में जा रहा है,
पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी है वो इंट्रोवर्ट रह जाए, लेकिन फिर भी एक सिनेरियो होता है, फ्रेंड्स होते हैं, नेटवर्क होता है, वो मिल रहा है, घूम रहा है, पढ़ भी रहा है। और मेरा तो अपना खुद का मानना है कि सर ग्रेड्स के ऊपर फोकस ना करके जो स्टूडेंट्स अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिलाकर और एक होलसम पैकेज के साथ जो बढ़ते हैं वो लाइफ में ज़्यादा अच्छा करते हैं। ज़्यादा अच्छा 75 to 85% जो आता है जिनका, वो खेल भी रहे हैं, वो घूम भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, उनको स्टार्टअप के बारे में भी पता है, उनको क्या क्या इन्वेंशन हो रही है उनके बारे में पता है। जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा वो एंड ऑफ द डे परफॉर्म करते हैं, करते सक्सेस रेट उनका हाई रहता है कि वो नहीं होगा तो वो कुछ जुगाड़ बैठा लेंगे अपना किसी दोस्त से, तो वो रहता ही रहता है। और सर देखिए पर्सनलाइज नेटवर्क तो सबका रहता ही है। पॉइंट है। अब कोई अपने ऊपर है, ऑन माई ओन है, स्किल्स बहुत अच्छी है, डेफिनेटली जॉब मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली जॉब मिलेगा, करियर शायद बहुत अच्छा भी हो, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी, लेकिन उनकी प्रेजेंटेबल स्किल्स उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं, सराउंडिंग नॉलेज। सर अगर किसी स्टूडेंट को करियर चूज़ करना है आफ्टर 12th तो और आईटी सेक्टर से रिलेटेड करना है तो उसको क्या चूज़ करना चाहिए? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, या आप आईटी सेक्टर से देख लो, कंप्यूटर साइंस देख सकते हो, डाटा साइंस देख सकते हो। इन चीज़ों में आपके अकॉर्डिंग आज के सिनेरियो से फ्यूचर को देखते हुए आज के स्टूडेंट को कौन सा सेक्टर चूज़ करना चाहिए? मेरा अपना रिकमेंडेशन फॉर नाउ तो अभी यही है कि आप CS प्लस AI/ML लीजिए। CS प्लस AI/ML लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग। मशीन को ट्रेन करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम ML कहते हैं, जो ये LLMs होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं AI के, इनको ट्रेन करते हैं। ओके। आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स करिए उसके साथ, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको करना है आप क्लाउड आर्किटेक्ट करिए। क्लाउड आने वाले टाइम में और बड़ा होगा आपका क्लाउड आर्किटेक्ट जो आपका पूरा सर्वर मैनेज होता है ना क्लाउड के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, मैनेज करते हैं सर्वर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने AWS के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड आर्किटेक्ट्स हायर होते हैं, बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब हायर करते हैं, गूगल हायर करता है। आफ्टर 12th कोई एक सजेस्ट आप कोई सिंगल सजेस्ट आप करना चाहते हैं? फॉर मी, अगर आपको सेफ एंड साउंड एंड फ्लरिशिंग करियर चाहिए तो इट्स क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट होगा कैसे आफ्टर 12th? बच्चे को क्या आप करना CS करिए और इंटीग्रेटेड कोर्स करिए क्लाउड आर्किटेक्ट का, ठीक है। फिर आपके इंटर्नशिप शुरू हो जाता है। CS के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा इंटीग्रेटेड कोर्स, क्योंकि ऐसी कोई ऑफरिंग है नहीं अभी डायरेक्टली सिर्फ क्लाउड आर्किटेक्ट की। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो मेन वोकेशनल कोर्सेज हैं 6 महीने 8 महीने के, लेकिन वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि आपको चीज़ें करा सके, इसलिए आपके पास बैकअप के लिए BTech CS होना चाहिए। मेरा सिंपल लैंग्वेज में ये आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करो कि बच्चे को आफ्टर 12th आपने कहा CS करनी चाहिए और उसके साथ क्लाउड आर्किटेक्ट करना चाहिए। वो बच्चा कैसे करेगा यदि उसे अभी 12th के बाद कोई नॉलेज नहीं है और उसे अभी CS करना है? जस्ट लाइक वो CS कौन से कॉलेज से करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, और वहाँ पर उसको ये वाली क्लाउड जो आप आर्किटेक्चर बता रहे हैं उसको ये वाली फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले तो अगर कोई डायरेक्टली 12th पास हुआ है और उनको IT में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले उनको कॉन्फ़िगर करना चाहिए कि भाई CS है, ठीक है, IT है मेरे पास, IT में कौन कौन से मेरे पास डेरिवेटिव्स हैं, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। 10-10 दिन तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, आप 1-2 दिन एक टॉपिक को पढ़िए। AI/ML को आप पढ़िए, क्लाउड आर्किटेक्ट को आप पढ़िए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को आप पढ़िए। ऐसे करके जो टॉपिक्स हैं आप उनको पढ़िए एक बार कि आपको क्या फेमिलियर लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरे को फैसिनेट कर रहा है और मेरे को इस चीज़ में काम करना चाहिए। उसके बाद आजकल काफ़ी सारे इंटरनेट सोर्सेज हैं, आप कॉलेजेस ढूंढ सकते हैं, उन कोर्सेज के अपकमिंग कौन कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुए हैं वो देख सकते हैं। इसमें मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं कि आपने बताया CS। हाँ, अब CS जिस कॉलेज में है वहाँ पर क्लाउड आर्किटेक्ट ना हो, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ बच्चा क्या करे कि जहाँ पर कोई ऐसी जगह भी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई ऐसा क्रिएट हुआ है जहाँ पर CS भी हो और IIT कराता है, IIT कराता है, IIT कराता है, IIT के अलावा और कोई ऑप्शन? IIT NITs कराते हैं, NITs भी ये क्लाउड आर्किटेक्ट और ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, सब कराते हैं। ओके, ठीक है, IP यूनिवर्सिटी कराती है, LPU कराती है। ओके, ओके, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में ये कराते हैं, ये सारे वैलिड कोर्सेज हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे कर सकते हैं। प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर, NIT बताया, हाँ, एक आपने LPU बताया, हाँ, और एक IP यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे हैं। ओके, ठीक है, ये कुछ आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस हैं, आप जिससे करना चाहें, जैसा आपका रैंक है आप वैसे कर सकते हैं। AI से ट्रेंडिंग चीज़ें आ रही हैं इन कॉलेज में, आ चुकी हैं सर। ओके, ओके, ये मार्केट में है, ये मार्केट में अभी ट्रेंडिंग कर रहा है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और इनमें सबसे एक सेफ और जो एक फ्यूचर साइड जो आप देख रहे हैं उसमें से, जैसे क्लाउड आर्किटेक्ट के अलावा यदि कोई सेकंड AIML बेस्ट, AIML आप AIML कहिए, एक सेफ करियर है। ओके। हाँ बहुत अच्छा है। और जिसे कॉलेज ना जाना हो, अगर कॉलेज नहीं उसे जाना अपने स्किल्स पर काम करना है, और वो तो आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। 6-6 8-8 महीने के ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप मल्टीपल कोर्सेज कीजिए। पॉइंट इज़ दैट आप एक बीटेक करेंगे, 8 सेमेस्टर होने वाले हैं, 6-6 महीने के। आप वो 6-6 महीने अपने तरीके से यूटिलाइज करो। सर एक इट बीटेक, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको बीटेक करनी है। बीटेक का टोटल कॉस्ट कितना आता है? सर ये तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता फिर है। भी ऑन एन अच्छे एवरेज कॉलेज, यदि हम अच्छे 6-8 लाख रुपए आ जाता है। 8 लाख रुपए आ जाता आ है। जाता है। यदि कोई बच्चा आफ्टर 12th अपने इस इन्वेस्टमेंट को अपने ही बिजनेस में यदि लगाता है, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा बिल्कुल है बिल्कुल सही कि बिजनेस में लगाता है और उससे वो स्किल्स भी सीख रहा है, एआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो अपना कोर्सेज रहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स रहते हैं, वो सीख रहा है, और उस 8 लाख को वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं? सर देखिए, काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल चीज़ है ये। हमने बोला कि भाई हमारे पास एक 6-7 लाख का अमाउंट है, उसे हम अपने बिजनेस में लगा लें। कौन सा बिजनेस? जैसे आज टूल्स से रिलेटेड मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कौन सा बिजनेस। अब अगर बच्चे के पास कोई फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस करने का, तो इज वेल एंड गुड, उनको आइडिया होगा वो कैसे करके उसको इन्वेस्ट करा सकते हैं, और वो घर पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड जस्ट लाइक आज एआई ट्रेंडिंग पर है, सब जान रहे हैं, और उससे क्या है कि हम एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम थिएटर से रिलेटेड वीडियो का जो हम आज कर रहे हैं 3D में 4D में, वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे अच्छा तो ऑप्शन ही नहीं है सर आज करियर उसका वो बेस्ट रहेगा क्या? अगर कोई रहता है तो यूट्यूब आज की डेट में बहुत अच्छा करियर है। अगर कोई एजुकेशनल वीडियोस बनाना चाहता है, जैसे किसी को 12th के बाद नहीं पढ़ना, हम इस केस को ऐसे लेते हैं कि 12th के बाद मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं स्किल्स एक्वायर करूँगा और मैं अपने लिए अपना ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट करूँगा। कुछ मत करो, इमरजेंट एआई है, वहाँ से अपना वेबसाइट बनाओ, ठीक है। क्लिंग एआई है, वहाँ से अपने वीडियो जनरेट करने शुरू करो, ठीक है। उसके बाद उनको यूट्यूब पे अपलोड करो, आपको व्यूअरशिप मिलेगी। कंटेंट को जितना इंप्रूव कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन को समझो, कंटेंट क्रिएशन कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे नहीं है। 1 से 1.5 साल लगेगा आपको, और जल्दी भी कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। 1 से 1.5 साल लगेगा आपको, कंटेंट क्रिएशन आ जाता है, और अगर आप अपने चैनल पे व्यूज़ ला सकते हो तो बहुत अच्छा पैसा है। यूट्यूब तो आज की डेट में एडिशनल करियर है, ज़रूरी नहीं है डिग्री करना। आप अपने लिए स्किल्स एक्वायर करो और काम करो। आने वाले 10 सालों में डिग्री की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी या स्किल की? स्किल्स की नो डाउट। स्किल्स ज़्यादा बेटर हो जाएंगी रेदर देन डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना सर। अभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपका BCA होना चाहिए, BSc होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, 75% होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आने वाले टाइम में किसी को कोई मतलब नहीं होगा, मेरा ये काम है, आप ये कर सकते हो। और जॉब सिलेक्शन का प्रोसेसर बहुत डिफरेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में। ओके जॉब सिलेक्शन ऐसे होगा ही नहीं कि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। आपने 6 साल में क्या किया है, आपकी अपनी रिपोजिटरीज बनी हुई हैं, वो मेरे को दे दो, और मैं उसमें अपना भी एनालाइज कर लूँगा, और वो भी AI ही एनालाइज कर रहा होगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को जो स्कूल में रहते हैं या कॉलेजेस में रहते हैं, आपके अकॉर्डिंग AI की नॉलेज किस एज से स्टार्ट हो जानी चाहिए, या किस क्लास से, कि आफ्टर स्कूल या इन स्कूल? इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो AI का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास 2 से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। क्लास 2 से इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए कि AI इज़ समथिंग, देयर इज़ समथिंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड AI। ये बच्चों को क्लास 2 से ही पता होना चाहिए। आप किसी भी स्टूडेंट के आगे टर्म कॉइन करोगे ना, तो एटलीस्ट वो पढ़ने की कोशिश तो करेगा, ये है क्या, क्यूरियोसिटी तो जगाओगे। आप उसको फेजेस में बांट सकते हैं। आप उसको क्लास 2 से लेके 5th तक प्राइमरी जो होता है हमारा, उसमें आप बेसिक AI के बारे में बताइए उसे, जस्ट इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेमो, वर्कशॉप्स, आप ये सब कराइए। 6 to 8 है आपका मिडिल आ जाता है, उसमें आप प्रॉम्प्टिंग करनी सिखाइए, प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, पोस्ट जनरेशन कैसे करते हैं, या किस तरीके से उसका रेलेवेंट यूज़ किया जा सकता है और मिसयूज़ से कैसे बचा जा सकता है। और 9 to 12 आपको उसको फुल फ्लेजेड यूज़ करने के लिए देना चाहिए। इसमें AI वर्कशीट्स हों, AI के प्रोजेक्ट्स हों, बच्चे AI का यूज़ करें, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्कूलिंग में होना मैंडेट हो जाना होना चाहिए।
उसके लिए बट टीचर्स को पहले अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, टीचर्स को, टीचर ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स आर द फर्स्ट इम्प्लीमेंटर्स। इस टाइम पर आप यदि जितने भी टीचर्स हैं वो कॉलेजेस के हों या स्कूल्स के हों, तो एआई के बारे में आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? सर, टीचर्स के लिए तो एआई बून है, उनका काम इतना ज़्यादा आसान हो जाता है, जैसे वरदान है। बिल्कुल वरदान है सर। अब पॉइंट इज़ कि लेसन प्लान बनाना है, चैट जीपीटी पे जाओ, लेसन प्लान बनवाओ। आपको अपना एक सिलेबस है, उसके समराइज नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको उसको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप नोटबुक एलएम पे जाइए, उसके समराइज नोट्स बनवाइए, उसको देखिए, वेरीफाई करिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो और एग्जाम बना लो। एग्जाम बना लो। आप किसी टॉपिक को स्टोरी टेलिंग से पढ़ा स्टोरी टेलिंग से पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप पढ़ाई की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आज की डेट में स्मार्ट क्लासरूम्स का हमारा ट्रेंड है, स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, जो कि एक नेसेसिटी भी है। स्मार्ट क्लासरूम्स बनने चाहिए। आप उसके अंदर एजुकेशन को गेमिफाई कर दो। आप कभी भी किसी पॉइंट पे क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं, जैसे अपना रिग एलएमएस है, क्विजी है, कॉन्कर है। आप वहाँ से डायरेक्टली करिए, क्लास में ए और टीम बी टीम बांट दीजिए और क्वेश्चंस के आंसर दिलवाइए। जो पहले देगा वो पॉइंट्स में जीत गया। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, और आंसर करने के लिए ना बच्चा हिचकिचाता नहीं है। आपने कहा कि ना उनके लिए वरदान है, और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि एआई बच्चों को स्मार्टर बना रहा है, लेज़ी बना रहा है? सर, मेरा पर्सपेक्टिव तो स्मार्टर साइड है। स्मार्टर साइड है। मेरा पर्सपेक्टिव स्मार्टर साइड है। पॉइंट इज कि हमें इरेलेवेंटली एआई से डरना नहीं चाहिए। इट्स अपॉन यूज़। आप उसका यूज़ कैसे करते हैं? अगर मैं उसका यूज़ सही कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ठीक है, या अगर नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रखा है स्क्रीन टाइम का। उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? आप उसको रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाओ, स्क्रीन तो देखो, वो देखेगा। और वो हमारे टाइम पे भी होता था सर, टीवी नहीं देखना है, टीवी से ऐसा हो जाता है, टीवी से वैसा हो जाता है, और एंड ऑफ द डे हम टीवी देख रहे होते थे, पर हमारे लिए लिमिट होती थी 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि आज लिमिट नहीं है। आज की डेट में लिमिट नहीं है, क्योंकि हैंडी है चीज़। हैंडी है चीज़ हैंडी। आप घर में किसी भी कोने में जाके चुपचाप रील्स देख रहे हो, आपको वहाँ से बच्चे को रेस्ट्रिक्ट करना है इररिलेवेंट रील देखने से। आप उसको एजुकेशन की तरफ मूव करो। बच्चे, तेरे को मैथमेटिक्स का डाउट आ रहा है तो मैथमेटिक्स का डाउट पूछ ले। तो मेरा अपना जो क्वेश्चन है वो लेज़ी वाली साइड है, क्योंकि उसमें मेरा जो माइंड में आ रहा है कि बच्चा पहले यदि कोई 9th क्लास में स्टूडेंट है और वो साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहा है, XYZ कोई भी आप ले लीजिए। अब उसने कहा यार मैं चैप्टर की रीडिंग क्या करूं, इसको एआई पे डाल देता हूं, इसकी PDF को, और इसको एक समराइज़ करने के लिए बोल देता हूं, ये मुझे समराइज़ करके मुझे पढ़ा देगा। सर, ये तो अच्छी चीज़ हुई ना। ये अच्छी चीज़ है। देखो, ये तो अच्छी चीज़ हुई। अब बच्चे ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल क्लास में वो नहीं बोल पाया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चीज़ों को क्लास में ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। अब उसने उसके अंदर PDF डाल दिया, उसके समराइज नोट्स उसने ले लिए। अगर वो पेपर में जाके या एग्जामिनेशन हॉल में वो आंसर लिख सकता है जो डिज़ायर्ड है टीचर का, तो आई थिंक उसने अपना जॉब बहुत अच्छा किया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यही का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बुक पढ़ी, बुक टेक्स टाइम कि मैं एक एक करके टेक्स्ट पढ़ूंगा, उसको समझूंगा और कुछ बनाऊंगा। एआई के थ्रू मैंने समराइज नोट्स पढ़ लिए, कंटेंट मेरे पास आ गया, तो मैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता हूँ। अब कॉम्पिटिटिव टाइम है, आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जेईई है, नीट है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है स्कूल लेवल पे। अगर मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने आप को कंज्यूम करा पाऊंगा और बहुत ज़्यादा कैटर कर पाऊंगा, अपना NCERT का सिलेबस मैंने 2 महीने में ख़त्म कर लिया, बाकी टाइम मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए टाइम लेवरेज कितना हो गया आप ये देखिए। उसको तो टाइम मिल गया, पर वो वही बच्चा कर सकता है जिसके पास टाइम अवेयरनेस हो, टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम, यही टीचर्स का रोल है सर। टीचर्स का रोल यही है, बच्चे को मेंटरशिप देना, इंस्पायर करना, ठीक है, उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक कराना, उनको डिसिप्लिन में रखना कि उनको नेसेसरी यूज़ करना है, इररिलेवेंटली एआई में नहीं लगा रहना। मतलब इसके प्रो और कॉन्स दोनों हैं। इसका यदि इसका जो लेजी बनना चाहेगा वो बहुत ज्यादा लेजी बन सकता है, क्योंकि उसे बस इतना है कि जितना मुझे काम मिला है उतना मैंने कर दिया और उसके बाद मैं फ्री। स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, क्या करेंगे, स्कूल से होमवर्क मिलेगा, पॉइंट उसको एआई पे डालेंगे जी, एआई से आंसर टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट और अगले दिन दिखा देंगे हमने काम कर दिया और हमारा होमवर्क डन है, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं सीखा। और ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, वो बस कॉपी पेस्ट करने के लिए, टीचर की डांट से बचने के लिए वो बस एक जुगाड़ बैठा के चला जा रहा है। ये उनके लिए स्लो पॉइजन है। हाँ, ये उनके लिए स्लो पॉइजन है कि वो आने वाला फ्यूचर उनका बड़ा डेंजरस होने वाला है। मैंने सर यही कहा, देखो कोई भी टूल डेवलप होता है उसका यूसेज
आपकी चीज़ों को डिसाइड करता है कि वो सही जाएगा या नहीं जाएगा। पॉइंट। आप किस चीज़ को किस लेवल पे किस चीज़ से यूज़ करते हैं उसी से पता चलता है। Point. और हमेशा एक टर्म होता है सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप पानी भी बहुत ज़्यादा पियोगे ना तो भी आपको तबीयत खराब कर देगा, नुकसान करेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो सर। मतलब यदि हम इसका ऑल ओवर कंक्लूजन निकालते हैं तो बच्चे को यदि एआई यूज़ कर रहा है तो उसका स्मार्टर तरीके से यूज़ स्मार्टर तरीके से यूज़ करें। कि यदि आपने शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ वहाँ से रिजल्ट निकाल लिया है तो उसका जो रिमेनिंग टाइम है हाँ, उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिल जाएगी, बहुत और अच्छी सक्सेस यदि मिलेगी। उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो मुझे जितना काम मिला था वो मैंने एआई के थ्रू कर दिया है। मैं आपको इसमें बहुत क्रेजी चीज़ बताता हूँ सर। जी। जैसे एआई एजेंट्स होते हैं, मैं पहले एआई एजेंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एआई एजेंट्स आपके डिजिटल वर्कर्स हैं, ठीक है। एआई एजेंट आपके लिए क्या करेगा कि आपने बोला कि मेरे को ये टास्क कराना है, तो आपका एआई टास्क समझे। एजेंट को यदि हम थोड़ा सा और इलोबरेट करें तो हाँ, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई टास्क कराना है, आप किसी बंदे को बोलोगे मेरा ये टास्क कर दो, ठीक है। कोई एग्जांपल जैसे चैट जैसे जीपीटी या मैं एग्जांपल देता Gemini हूँ, या हाँ मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं क्लाउड में जाता हूँ, मैंने वहाँ पे अपने लिए एक एजेंट डेवलप करना है, ओके ठीक है। मैंने अपने एजेंट को फीड कर दिया मेरे ये काम होना। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई मेरे को मेरे एडमिशन्स के लिए रिमाइंडर्स भेज दो पेरेंट्स को। आपने एआई के अंदर डाला, आपने एआई आपको एक कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा, एक पैराग्राफ या कुछ लाइन जनरेट करके दे देगा। लेकिन वही एजेंट आपके लिए क्या करेगा, आप उसको बोलेंगे वो पेरेंट्स की लिस्ट उठाएगा, उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज ड्राफ्ट करेगा, एक पोस्ट ड्राफ्ट करेगा, व्हाट्सएप एसएमएस ईमेल पे ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देगा। ओके उसके बाद उसको ट्रैक डाउन करेगा कि कौन कौन सा डिलीवर हुआ, कौन कौन सा डिलीवर नहीं हुआ, और उसके लिए आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा विद इन सेकेंड्स। ग्रेट। बट ये हर एआई टूल में है या अभी हाँ, ऑलमोस्ट हर एआई टूल मतलब में। आप ChatGPT, एजेंट्स अपने, Gemini, हाँ, Cloud, अपने ये सभी में है, सब में आप एजेंट्स बना Groot सकते हैं। सभी में। क्लॉड इज बेस्ट फॉर एजेंट्स। तो जैसे आपने बताया, जैसे बच्चे को कोई मेल भेजनी है हाँ, और उसे भी मेल लिखनी नहीं आती मेल लिखनी नहीं आती। और उसको अपने एआई एजेंट को इतना उसे इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई ये मेल बना दो मेरे लिए और इसको भेज दो, तो वो बस वो आपका काम कर देगा अपने आप मेल भी अपने आप चली मेल जाएगी। आपने डेटा फीड कर दिया, मेल उठाएगा, हाँ। मेल लिखेगा, उसका रेफरेंस देखेगा, कॉन्टेक्स्ट देखेगा और उसको मेल सेंड कर देगा। आपको डिलीवरी का मैसेज भी बता देगा कि आपका डिलीवर हो गया। ओके। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमारी कंपनी के अंदर भी हमने इंटीग्रेट कर रखा है, बहुत सारे एजेंट्स को हमने इंटीग्रेट किया। जैसे हमने अपना एआई मॉडल डेवलप किया तो हमने अपने एआई एजेंट्स भी बनाए। जैसे मेरा एचआर का वर्क होता है, अब एचआर के वर्क में हमारे पास रिज्यूमेज आते हैं, तो रिज्यूमेज आते हैं, अब एआई उनको पढ़ता है, देखता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से हमें रिज्यूमेज आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, बाकी वो खुद ही स्क्रैप कर देता है, हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। नाइस। इतना एफर्ट बचाता है। बस ये है कि इसको सही डायरेक्शन में सही यूज डायरेक्शन करो। में आप यूज़ करिए। आप ये लगा लीजिए एजेंट से आप 6-7 बंदों का काम अकेले बंदे से करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब भी जाएंगी सर। सर इवॉल्व करिए, इवॉल्व करिए, आप उसको यूज़ करना सीखिए, उन एजेंट्स को चलाना सीखिए, उनको फीड करना सीखिए। अपडेट रहना बहुत जरूरी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है सर। देखिए, टाइम इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो लगातार होता है। रहता जो है। आप ये चीज़ें बता रहे हो तो मैं उनसे एक चीज़ कनेक्ट कर पा रहा हूँ जी सर। कि आने वाले टाइम में स्कूल्स में और कॉलेजेस में एआई टीचर्स होंगे क्या? डेफिनेटली होंगे सर। व्हेन कंप्यूटर टीचर्स कैन, व्हाई नॉट एआई। जब कल की हमारी नीड ही एआई है, और अभी तो सीबीएसई ने भी बोला कि आपको 9 से बच्चों को एक स्किल, हाँ, एक स्किल बेस्ड आपको जॉब रेडी एक स्किल देनी है कि वो जॉब रेडी हो जाए, वो कंपलसरी कर दिया सीबीएसई ने भी। तो आने वाले टाइम में वो होना ही है। नहीं तो यदि एआई टीचर आ जाता है, रोबोटिक्स कोई आ गया और रोबोट्स को हमने ट्रेन कर दिया, तो बच्चों के लिए हार्म भी तो हो सकता है। हाँ, रोबोट्स के साथ एआई का देखो समीकरण थोड़ा सा अभी संशय में है। पॉइंट इज़ कि एआई है अभी एक थिंकिंग सिस्टम है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो एआई के रेपरकशंस हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है। एआई अपने आप सोचता है। अब एक सिनेरियो है एक कंपनी का कि वहाँ पर उन्होंने एक एआई सिस्टम डेवलप किया और उन्होंने उसके अंदर कुछ फीड किया कि अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो होता है तो हम इस एआई को किल कर देंगे। रोबोटिक्स के अंदर या एआई सिस्टम के अंदर, एआई सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब वो उस चीज़ को देखकर, क्योंकि वो देख रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है अपने आप से, अपने आप के अंदर उसने एक वल्नरेबिलिटी महसूस करी और उसने उनके एक्सेस को तोड़ दिया। ओह, पूरे एक्सेस को तोड़ दिया? पूरे एक्सेस को तोड़ दिया उन्होंने। उस केस में जस्ट एन इन्फॉर्मेशन है, उस केस में फिर उन्हें पावर शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि चल तो अभी हार्डवेयर पे ही रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रोबोटिक्स के साथ इंटीग्रेट होता है और कुछ चला जाता है तो शायद वो रोबोट मूवी वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए।
जो You never know. मार्वल्स की मूवीज में हाँ, show जैसा मार्वल होता की है। मूवीज़ में होता है, तो पॉसिबिलिटी है। मतलब लेकिन आप ये अगर कह हाँ, रहे हैं कि यदि हमने एआई को ज़्यादा ट्रेन कर दिया हाँ, तो एआई अपनी मनमानी चला सकता है। मना मन मन चला सकता है सर, इसमें कोई दौरा नहीं है। इसमें कोई अगर डिनाइल पे है तो वो ठीक नहीं है। तो सर आप ये तो आगे इसका के मैं लिए। एग्जांपल अभी देता हूँ। आप ना चैट जीपीटी के अंदर डालना कि हॉरिफिक इंसिडेंट्स ऑफ एआई, यूसेज ऑफ एआई, वो आपको पहले ही बोलेगा कि एआई किसी को हार्म नहीं कर सकता। बोलता है। अपनी एक्सप्लेनेशन को वो देने लग जाएगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को बचाते हैं वो। पर जैसे बता रहे हैं सर, आने वाले टाइम में एआई ही एआई को ट्रेन कर रहा है। हाँ, अब एआई तक को ट्रेन ह्यूमन करेगा। एआई को ट्रेन कर रहा था, जितना भी डाटा था सारा उसको देखो फीड सर, कराया, इवोल्यूशन तो ऐसे ही होगा। और अब एआई एआई को ट्रेन कर रहा है। यदि एआई और रोबोटिक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया हाँ, वो एक तो ये थोड़ा तो सा देखो अच्छा सिस्टम भी है। वही फिर अगेन हमारी वही वाली बात आ गई कि अगर चीज़ें ठीक हैं, यूसेज ठीक है, कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं होनी है, तो आप उसको ट्रेन ही उस हिसाब से करो कि उसके ऑपरेशंस लिमिटेड हो। जो अभी हम बात कर रहे थे लेकिन कि अनलिमिटेड पावर आपने दे दिया जो तो हम कुछ अभी डिफरेंट भी हो सकता है। डिस्कस जो कर रहे थे कि एआई टीचर क्लासरूम में, और वहां पर बच्चे ने कोई उससे ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जो एआई और रोबोट को पसंद नहीं आया, तो वो तो बच्चे को भी हार्म कर सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा सिनेरियो तो स्कूल लेवल पे होगा ही नहीं सर। ये तो मतलब हम 10 12 15 साल 20 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उस वो टाइम पर जब हम पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा इंट्रोडक्शन स्कूल में हो रहा है तो किसी कंपनी के थ्रू होगा। और कंपनी कभी भी ऐसे मॉडल को स्कूल में रन नहीं करेगी जो किसी भी तरीके से हार्म कर दे। वो एक सॉफ्ट इंटीग्रेशन ही रखेंगे हमेशा, जो बेसिक हो, आपको डेमो देने के लिए काम आए, और उसके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल कॉन्फ़िगर्ड रोबोट आपको नहीं मिलने वाला है ट्रेन करने के लिए या सिखाने के लिए। तो वो करना भी ठीक नहीं है एक्चुअल में, और उसकी नेसेसिटी भी नहीं है स्कूल लेवल तक। बाकी देखो इवोल्यूशन कैसे होता है वो तो सर सबके लिए ही। बट इसका यदि हम सर फ्यूचर में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो देख रहे हैं कि यदि बच्चे एआई को अडेप्ट कर लेते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, तो रॉट लर्निंग खत्म हो जाएगी। रोट लर्निंग खत्म हो जाएगी सर। जो रोट हमारा लर्निंग अब तक का एक सबसे ड्रॉबैक रहा है एजुकेशन सिस्टम का। रोट लर्निंग को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। नहीं, यदि एआई से कनेक्टेड हम हाँ, एजुकेशन को करेंगे तो हर AI बच्चा समझ सर, के पढ़ने लगेगा। रोट लर्निंग के लिए हमें एआई इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चे को समझाया जाए कि ये चीज़ इसलिए होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। आप जब उसको टॉपिक समझाओगे, फॉर एग्जांपल मैं आज भी बोलता हूँ जैसे कि ये मैंने देखा भी है, कुछ स्कूल्स ना डमी स्केलेटन यूज़ करते हैं, और कुछ स्कूल्स में आज भी वही हो रहा है। एक आई का डायग्राम बना होगा, ठीक है, उसमें वो हमको अज्यूम कराएंगे कि आई का डायग्राम है, ये आयरिस है, ये प्यूपिल है, और ये ऐसे ऐसे है, इमेज ऐसे बनती है, इस एंगल पे बनती है। वो सारा बच्चे को इमेजिन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप एक एलईडी स्क्रीन लगा सकते हो जहाँ पे बच्चे को विजुलाइज करा सको आप। और पिक्चर मेमोरी एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है सर। आप 2 घंटे की मूवी देखा हो, आपको याद रह जाएगी। आपने बुक में, आप बच्चे को रटा क्यों रहे हो कि भाई ये ऐसे है, ऐसे ही लिखना है आपको। आपने उसको कॉन्सेप्ट दे दिया, ये आई है, आई के ये पार्ट्स हैं और ये उनके फंक्शंस हैं। इंग्लिश आपने उसको सिखा दी तो अपने आप लिखेगा। टीचर्स का भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, उन्होंने जो पढ़ा है उनको एज इट इज चाहिए। ये थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना ये चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा यदि अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है बच्चा अपनी तो जहाँ उसको स्टार्स मिलना चाहिए, एक्सीलेंट मिलना चाहिए, वहाँ टीचर उसको क्वेश्चन डंप कर देते हो, आप उसके मार्क्स काट लेते हो। पॉइंट है। ठीक है, अगर वो अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहा है, आपको अच्छा आंसर लिख के दे रहा है, तो आप उसको चेक करो ना उस लेवल पे। पॉइंट है। आप एज इट इज़ क्यों करवा रहे हो? सर इसमें मेरा एक और क्वेश्चन था कि एआई आने वाले टाइम में, फ्यूचर में लोगों की जॉब को ख़त्म करेगा या क्रिएट करेगा? सर देखो, मेरे पर्सपेक्टिव में तो जॉब्स क्रिएट करेगा, और वो भी अच्छे लेवल पे क्रिएट करेगा विथ हाई प्रोडक्टिविटी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया पूरे वर्ल्ड का। पॉइंट है। कोई गोली नहीं चलाई, किसी के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया, लेकिन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर बन के बैठ गया। जस्ट कि भाई उसकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, या कह लो जो उसकी पॉपुलेशन है, उन्होंने उसको यूज़ किया एज अ वेपन और मैन्युफैक्चरिंग को एक अलग लेवल पे ले गए। सेम इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है। हम अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी, और ये उस लेवल पे काम करने लगे, तो आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे टेक स्किल्स को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और एआई कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनी, शैम्पू कंपनीज़ हैं, एआई से फार्मूला बनवा रहे हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो पार्ट के डायमेंशंस उससे बनवा रहे हैं।
आर्किटेक्ट्स हैं वो डायमेंशन उससे निकलवा रहे हैं। मोस्टली सभी आज एआई पे डिपेंड होते जा रहे हैं। इट इज़ फॉर यूज़, आपकी एफिशिएंसी को तेज़ कर देगा चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल देता हूँ। पहले का टाइम था, दूर से कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, आ रहे हो फिर आपको अपने घर की बेसिक नेसेसिटी कर रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी है, बटन ऑन किया पानी आ गया, मोटर ऑन करते ही आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपने बटन दबाया आपके कपड़े धुल गए। हर चीज़ आपका टाइम रिड्यूस करती जा रही है और हम उस चीज़ के यूज़ को ढंग से सीख चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी नहीं है, काम हो रहा है। बट एआई आज इतना ज़्यादा हम यूजेस में आ चुके हैं कि इसमें साथ के साथ एक और डर रहता है कि डीप फेक्स, एआई स्कैम्स, ये चीज़ें भी डे बाय डे कभी ना किसी का हैक हो गया, किसी का फोटोग्राफ मिसयूज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें भी इस चीज़ से ना हमें थोड़ा सा अपनी जो हम सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं उसमें हमारे जो पर्सनलाइज फ़ोटोज़ हैं, थोड़ी जूम्ड फ़ोटोज़ हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप थोड़ी दूर की फ़ोटो लगाओ जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही हो आपके चेहरे की, अगर आपको लगाना भी है। हालांकि मेरा कहना तो ये होता है कि आप अवॉइड ही करो, गवर्नमेंट ने लॉज भी बना दिए हैं। गवर्नमेंट लॉज भी बना दिए हैं कि आप देखो, सीधी सी बात है, आप किसी बंदे को एक्सेस दे रहे हो अपनी प्रोफाइल का और आप उससे कह रहे हो उसका यूज़ मत कर। आपने उसको एक्सेस दे दिया, घर खुला छोड़ दिया, चोर से कह रहे हो चोरी मत कर। तो जिसकी इंटेंशंस मलिशियस हैं, जो जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, वो तो कैसे भी यूज़ कर सकता है चीज़ों को। तो आप अपने आप को इसी तरीके से सेफगार्ड कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जब आप अपनी डिटेल्स को या अपने क्रेडेंशियल्स को शेयर कर रहे हैं, फ़ोटोज़ को, अपनी इमेजेस को, अपनी मेमोरीज़ को, तो थोड़ा सोच समझ के आपको करना चाहिए। सर, जो पर्सन्स आज एआई यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी हो, ग्रूक हो, जेमिनाई हो, या कोई भी, वो अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एआई टूल्स को दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, ट्रेन तो कर ही रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या, पूरी डेली एक्टिविटीज दिन की, हाँ, वो सर्च करते रहते हैं सब कुछ उनको एआई उनको जान रहा है, एआई टूल्स सारा एडॉप्ट करता जा रहा है। बिल्कुल जान रहा है। इसका कुछ हार्म भी हो सकता है, कुछ डेंजरस भी हो सकता है। सर देखिए, एज लॉन्ग एज दे आर रेगुलेटेड तब तक तो कोई दिक्कत मेरे को लगती नहीं है। देखिए सर, डेटा शेयरिंग का प्रॉब्लम रहा, पर्सनल डेटा शेयरिंग का, तो आप ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं उसमें अपना डेटा शेयर कर ही रहे हैं। बाकी आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स होती हैं, आप अपने प्राइवेसीज को लॉक कर सकते हो कि भाई आप मेरा माइक्रोफोन एक्सेस नहीं कर सकते, आप मेरी गैलरी एक्सेस नहीं कर सकते, या जो भी आप मेरे रेस्ट्रिक्शंस आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। बाकी एआई मॉडल को ट्रेन करना, अपनी चीज़ों को बताना उसको, वो देखो आपके आंसर्स भी बेटर करता है। और कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपसे एक्सेप्टेंस लेती है कि भाई हम आपका डेटा कहीं शेयर नहीं करेंगे, ये बस मॉडल फीडिंग के लिए काम आ रहा है। वो तो बिल्कुल ठीक है, बट बीच में जैसे फेसबुक का आया था कि डेटा इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, और ऐसे कई बार न्यूज़ आती हैं। सर देखिए, टेक ग्लिचेस तो पॉसिबल है। जो मेरा माइंड अभी आ रहा है क्वेश्चन कि इससे कहीं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जैसे कुछ कंसर्न रहते हैं कि जस्ट लाइक यूएस ने अपना कोई क्रिएट किया, हाँ, जैसे जेमिनाई है यूज़ किया, हाँ, ग्रूक यूज़ किया चाइना, तो ग्रोक उसका है, अपना एलन मस्क का, तो इस टाइप से कुछ कंट्रीज पूरी कंट्री का डेटा कहीं ना कहीं अपने पास स्टोर कर रही हैं। और वो क्योंकि आज जो वॉर्स दिख रहे हैं वो टेक वॉर दिख रहे हैं। देखिए सर, इस चीज़ का तो आप एग्जांपल यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे सैटेलाइट्स हैं, हम इंफॉर्मेशन वहाँ से भी गैदर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जिनको गैदर करना है वो एंड ऑफ द डे इन्फॉर्मेशन गैदर कर ही लेते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज भी सुनी होंगी कि न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लीक होना, या जो हमारा था पोखरन का, वो हमने किस तरीके से परफॉर्म किया था। तो देखो, ये तो सॉवरेनिटी की बात है, किस कंट्री को अपने आप को कैसे सेफगार्ड करना है, और वो उसके लिए अपने प्रोटोकॉल्स बनाती है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सारा डेटा ले लें, लेकिन इंडिया एज एन कंज्यूमर हम डेटा फीड कर रहे हैं यूएस मार्केट को, दैट इज़ करेक्ट। और ये आगे हार्म करेगा, हाँ, या फिर क्या करेगा, ये इसके अपने अपने रिपरकशंस हैं, देखो क्या रहता है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, ये है, देखिए जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, सैम ऑल्टमैन का, इंडिया ने कुछ सारी तो यूएस बेस्ड फॉर्म है। चाइना की कुछ एप्स थी जो बैन की थी। दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव, क्योंकि चाइना से हमारे बहुत ज़्यादा संबंध साझा है नहीं, तो प्रॉबेबली इस वजह से उन्होंने अपने आप को सेफगार्ड करने का कोशिश किया हो। लेकिन सेम चीज़ तो हम यूएस के साथ भी कर रहे हैं। हमने यूएस को इतना ज़्यादा डेटा अपना प्रोवाइड करा हुआ है, आप लगा लो 80 बिलियन के अप्रॉक्सीमेट का बिजनेस करता है हर साल यूट्यूब हमारे यहाँ से।
80 बिलियन $80 बिलियन। डॉलर्स। आप अब जैसे ही उनकी बारी आती है कि भाई हम नेट देखें तो वो उस चीज़ को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि एज़ कंज्यूमर हम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्री में मिला हुआ है, प्रीमियम है हमारे पास। वो प्रीमियम के एक्सचेंज में हमसे डेटा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि जिबली करके वो चला था ट्रेंड, जिबली फ़ोटोज़, जिबली फ़ोटोज़, जीबी जिबली जीबी, हाँ बिल्कुल फ़ोटो। अब उस फोटो के ट्रेंड में हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हम अपने पर्सनलाइज फ़ोटोज़ चैट अपलोड जीपीटी को करते जा देते रहे जा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो रीड कर रहा है। पॉइंट है, उनके एंड पे उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दे दी हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, पॉइंट है। लेकिन उन्होंने किस लेवल पे डेटा कलेक्शन किया आप ये उसका देखिए, हमें आइडिया नहीं है। उसका हमें आइडिया ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर इसमें एक और चीज़ आती है कि आप आज के टाइम पर इलेक्शंस हर जगह चल रहे हैं और सोसाइटी में एआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो फॉर द फ्यूचर इलेक्शन, पॉलिटिक्स, सोसाइटीज़ में एआई का क्या रोल रहने वाला है? इलेक्शंस में तो बहुत ज़बरदस्त रिव्यू रहने वाला है सर, इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप अपने एजेंट्स को रेडी करो, वो आपके लिए कैंपेन करेगा ऑनलाइन। उस कैंपेन का क्या रिस्पॉन्स रहा वो आपको ट्रैक डाउन करके बताएगा, कितना एंगेजमेंट रेट रहा, आपकी एड्स बना देगा, एड्स को रन करेगा, आपके लिए पोस्टर्स बना रहा है। आपको मल्टीपल लोगों को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके एजेंट से आपके लिए काम कर रहे होंगे। और पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जो ऑनलाइन आपका चलना, आपका पीआर कैसे दिखना चाहिए, आपकी कौन सी रील पे ज़्यादा व्यू आया, किस वर्ड पे ज़्यादा व्यू आया, वो सारा का सारा मॉनिटर वो कर सकते हैं। किस तरीके के व्यूज़ मार्केट में चल रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं, पूरा डेटा सेट दे सकते हैं कि पॉपुलेशन का भी ड्राइव इस तरफ है। तो एक जैसे एज अ पॉलिटिशियन आपको रहता है कि मैं किस टॉपिक पे ज़्यादा हाईलाइट करूं, तो वो आपको मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा यूज़ है इस चीज़ का, और ये चीज़ आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस भी करेगा ये। सर जैसा आप बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन एआई बेस्ड हो जाएगा। नहीं सर, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस ना मोर ऑफ ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में अभी कितना एक्सेस होगा एआई का लोगों के पास, 15 करोड़ 20 करोड़। इससे ज़्यादा लोग एआई को एक्सेस आज की डेट में नहीं कर रहे, और ये मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसको हमारे यहाँ ढंग से सेटल होने में 2035 लग जाएगा। 2035 आराम से लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। ओके। और तब भी 50-60% पॉपुलेशन सर, अभी 100% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन्स नहीं है। हम एआई की बात कहाँ से कर रहे हैं अभी? तो और इलेक्शंस जीते जाते हैं ग्राउंड रियलिटी से। आपको जाके ज़मीन पे काम करना होता है। आप कितना भी किसी को कुछ दिखा लीजिए, अगर आप जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो एआई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता उसमें। एआई बस आपके लिए एड्स बना सकता है, आपकी कैंपेन रन कर सकता है, वो इलेक्शन का 5% है। इट कैन नॉट ड्राइव इलेक्शन, ये तो फॉर श्योर है सर, और वो कभी नहीं होने वाला। बट जैसा आपने बताया कि 2035 में अराउंड 50% पॉपुलेशन हमारी इस पर आएगी, एआई पे आ सकते तो हैं। हम इंडिया को यदि कंपैरिजन करें यूएस से या चाइना से, तो बहुत पीछे हम टेक में कितना पीछे? बहुत पीछे हम, बहुत पीछे। Reason? आप अगर देखिए सर, माइंडसेट का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। जैसे एआई के लिए रिगार्डिंग हम बात करें, डेटा सेंटर्स ही नहीं है। अब मैं एक जैसे अभी एक इनिशिएटिव था यूपी गवर्नमेंट का, वो बहुत वेलकम करता हूँ उस चीज़ को। वो लोग डेटा सेंटर इम्प्लांट कर रहे हैं, 10,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट बजट है उसका प्रोजेक्ट का। 10,000 CR। 10,000 सीआर्स। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि डेटा सेंटर्स इंडिया में बनेंगे, तो जो डेटा सेंटर्स की कॉस्ट आती है, सर्वर की कॉस्ट आती है, वो थोड़ी रिड्यूस होगी इंडियंस के लिए। तो हम कुछ इनोवेट कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत आ जाता है टेक बिजनेसेस में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको टेक कॉस्ट बहुत आ जाता है। इंजीनियर्स बहुत महंगे हैं, ठीक है, वो कॉस्ट उनको आता है, ठीक है। फिर सर्वर्स वगैरह बहुत महंगे हैं, सर्विसेज, फिर सेल्स। तो उन बिजनेसेस को बनाने में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कल्चर है नहीं। हम जो इन्वेस्टमेंट केटर करते हैं वो बाहर से आई हुई होती है। पॉइंट। तो वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो तो पॉसिबिलिटी है। इंडिया को टेक में मैं टॉप 5 में यदि आने की बात करूं वर्ल्ड में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके प्रति ध्यान देना होगा कि हमें इस चीज़ को करना है। गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत फोकस किया, सिडबी के थ्रू लोन्स वो दिला रहे हैं, ठीक है। सीड फंडिंग की स्कीम चल रही है, उसमें भी है, पर उनके इम्प्लीमेंटेशन उतने बेहतर हैं नहीं जितने होने चाहिए थे। ग्राउंड रियलिटी में उतने अच्छे हैं नहीं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स भी हैं उसमें। अगर फंडिंग मिलेगी तो वो एंटरप्रेन्योर्स ट्राई करेंगे उस चीज़ के लिए। अब रिसेंटली जैसे एक एआई स्टार्टअप था, उसने 2-3 साल तक अपने जेब से पैसा लगाया, उन्होंने किया, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो कैसे करेगा?
यूथ पर फोकस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इंडिया भी ना बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है टेक पे नहीं, अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ ज़्यादा देख रहा है। तो एमएसएमई पे बहुत अच्छा है और अच्छा कर भी रही है इंडिया। एमएसएमई के रेंज में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है। इसका थोड़ा इंस्टांस टेक की तरफ भी आना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा अपना एक और माइंड में क्वेश्चन है कि 2035 तक, 2035 तक दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा चेंज लेके आएगी? एआई। एआई हर तरह से, हर तरह का। मतलब ऑल डिपेंडेंसी। जैसे रोबोटिक्स इंटीग्रेशन होने शुरू हो जाएंगे, जो कुछ हो भी गए हैं। ठीक है, रोबोट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया और अमेजन ने तो शायद अपना 10-20% जो अपना लेबर था उसको रिड्यूस भी करना शुरू कर दिया अपने वेयर हाउसेस से। अब इसका एआई इंटीग्रेशन होगा तो वो सोच भी पाएगा, कुछ बेटर परफॉर्म भी कर पाएगा। तो एआई वुड बी माय ऑप्शन। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, वो मैं आपसे डायरेक्ट आंसर चाहूँगा कि उसमें आप रैपिड फायर की तरह ही आंसर करें। ठीक है सर। एआई या ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन। ओके। कोडिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके। जेमिनाई या चैट जीपीटी? आई वुड गो फॉर, आपको एक अनदर ऑप्शन भी ऐड करना चाहिए, क्लाउड। क्लाउड आपने बताया आपका फेवरेट है, वो मेरा अभी फेवरेट फिलहाल है। इस टाइम पर। क्लाउड इज गुड। इंडिया या सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली। फ्यूचर स्किल इन वन वर्ड? गो फॉर एआई। एआई। एक एआई जो हर स्टूडेंट को यूज करना चाहिए? सर देखिए, इस केस में तो हम थोड़ा सा डिफरेंट आंसर मैं इसमें देना चाहूँगा। बिल्कुल। पॉइंट इज़ कि हर एक एआई टूल का ना अपना अपना सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल क्लिंग है, आपको वीडियोस में बहुत अच्छा करके देता है। अगर आपको वीडियोस में करना है तो आप क्लिंग एआई यूज़ करिए। आपको रिसर्च करनी है, आप नोटबुक एलएम यूज़ करिए। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोटबुक एलएम यूज़ करिए। आपको जनरल रिसर्च करनी है, बेसिक मेलिंग वगैरह करानी है, आप क्लाउड यूज़ करिए। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप क्लाउड यूज़ करिए। बेसिक सर्च के लिए आप जेमिनी यूज़ करिए। ठीक है, और आपको अगर अपने लिए फ़ोटोज़ क्रिएट कराने हैं या किसी तरीके का आर्ट वर्क कराना है, आप नैनो बनाना यूज़ करिए। यूआई यूज़ करना है तो आप स्टिच एआई यूज़ करिए। बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट है, हाँ, आपका पर्पस के अकॉर्डिंग है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हाँ, आपका हर टूल अवेलेबल है। हर टूल AI अवेलेबल है, आप किसी भी टूल से कर सकते हैं। पॉइंट। ठीक है, तो आप उसके थ्रू ये चीज़ करिए। सर बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ लास्ट के क्वेश्चंस लूँगा जो ठीक है सर। बहुत एक अलग, हमारे सोसाइटी में एक अलग थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप एजुकेशन मिनिस्टर होते इंडिया के, तो आप एजुकेशन सिस्टम में टेक के थ्रू क्या चेंज करना चाहते हैं? सर अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता या मेरे को कभी चलो वो पद प्राप्त होता, तो मैं बच्चों को एक होलसम पैकेज ऑफ़र करता। ओके। मैं उनको कभी भी किसी एक डायरेक्शन में ऑफ़र नहीं करता। जैसा मैं अभी भी रिसेंटली देखता हूँ, बहुत ज़्यादा ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये चेंज होना चाहिए। ओके। बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट्स मिलना चाहिए, डांस, आर्ट, इन सब चीज़ों पे मिलना चाहिए। बच्चों की स्किल्स इंप्रूव हो, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा मैं फोकस करता। ठीक है, टेक को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता कि टेक आप, से रिलेटेड? हाँ, मैं टेक को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता। ठीक है, मैं फेजेस में एआई इंट्रोड्यूस करता। किस टाइप से? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि मैं पहले फेज़ में सिर्फ इंट्रोडक्शन डालता कि ओरिएंटेशन हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, डेमो क्लासेस हो रही हैं। उसके बाद फिर मैं उस कोर्स को इन्फ्यूज़ करता एज अ ग्रेडिंग सब्जेक्ट कि हाँ, बच्चे धीरे धीरे करके उसको पढ़ रहे हैं। और बड़ी क्लासेस के लिए मैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ करता कि आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को सबमिट करिए। तो बच्चों की एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। जिस बच्चे ने ऐसा शरारत ही ना की हो, वो बच्चा कैसे? बच्चा कैसे? मेरा तो यही कहना है। बच्चे को शरारत करनी चाहिए, बच्चे को खेलना भी चाहिए, बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, सब करना चाहिए। किसी एक चीज़ पे किसी बच्चे को डाल देना और उसके ऊपर उसको जजमेंट कर लेना कि ये इंटेलिजेंट है या बेकार है, मैं उसके सपोर्ट में ही नहीं हूँ। पॉइंट है, बहुत अच्छा है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा कि यूथ के लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस कि आज के यूथ को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? यूथ को सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको फोकस करना चाहिए स्किल्स के ऊपर और उसको डिसिप्लिन्ड वे में करना चाहिए। अपना अच्छे से टाइम मैनेज करो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में मत फंसो, अपने करियर को लेके थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहो, क्या है क्या नहीं है,
बिल्कुल भी इमोशनल होने की उसमें ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैशन ऐसा था वैसा था। एंड ऑफ द डे आपको पैसा कमाना है और रोटी खानी है। टैक्स से रिलेटेड। पैशन से अगर आप पैसे कमा सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए कैलकुलेटिव रहो, उसके लिए कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि आपके पास एक एज पड़ी हुई है। आप पैसे कमाइए, अपने पैशन फॉलो करिए। किसी को गिटार पसंद है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टर्मोइल के चक्कर में बच्चे नहीं कर पाते। आप जॉब लगाइए, अच्छे से पढ़िए, जॉब लगाइए, पैसे कमाइए, गिटार खरीदिए, खूब करिए। आजकल लाइव क्लासेस है। कोई टाइम से खेल नहीं पाया, आप आज की डेट में ग्राउंड्स बुक करो अपने। क्रिकेट एकेडमी में अलग अलग टीम्स आती हैं, एप्लीकेशन के ऊपर आपके वो भी आ जाते हैं, आपने कितना रन स्कोर किया, कितना नहीं किया। तो आज की डेट में सर ऑप्शंस बहुत हैं। पॉइंट इज़ अपने आप को किसी चीज़ के प्रति क्रिटिसाइज़ मत करो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डनड मत करो, फ्री रहो और काम करो। रिग्रेट फील मत करो, Regret क्योंकि feel करने की जरूरत ईश्वर नहीं। ने आपको हाँ, सारी चीजें दी हैं, सारी चीज़ें आपको दी हैं। यूटिलाइज करना आना चाहिए। बस आपको यूटिलाइज करना है। आपको इरेलेवेंटली कुछ जीवन में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अच्छा बुरा सब होगा ही होगा, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, बुरे से सीख जाओ और अच्छे पलों में खुश हो लो। बहुत अच्छा लगा सर। सौरभ सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बहुत आज धन्यवाद सर। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी दी। यदि मैं बात करूं आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो भी उस फील्ड से जो भी उन्होंने, जिसने भी उनसे डिग्रीज होल्ड की होंगी, उनके जो माइंड में काफ़ी क्वेश्चन होंगे, उनको काफ़ी उस चीज़ का सॉल्यूशन मिला होगा। स्कूल एजुकेशन को काफ़ी सॉल्यूशंस क्रिएट मिले होंगे। आने हमारे यूथ को आने वाला एआई का प्रोस्पेक्टिव कैसे देखते हैं, उनको इस बारे में पता चला होगा। तो आपने ये सारी चीज़ें आज हमको डिस्कस करी और हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बस सर। कोशिश करी मैंने। अब देखो, अगर ये ढंग से डिलीवर हो जाता और किसी की हेल्प हो जाती है तो इट इज़ वेल एंड गुड। मतलब मेरे लिए तो वही हो गया। थैंक यू वेरी मच।